हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध दिल्ली दरबार दर्पण। पिछली क्लास में जो है मैंने भारत बरसुन्नत कैसे हो सकती है निबंध को पढ़ा दिया था और वन लाइनर क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ठीक है। और प्रेम और मजदूरी, ठीक है, ये निबंध भी मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग जो है पिछला क्लास देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो या तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं जो है पूरा नोट्स का PDF वहाँ पे दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ और बुक के माध्यम से पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इस निबंध को मैंने जब पढ़ा तो मुझे इसमें जो है सारा मुझे इम्पोर्टेंट लगा है, ठीक है। हालांकि मैंने हाईलाइट किया है लेकिन हम इस क्लास में पूरे निबंध को पढ़ने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप रखिएगा 3 बार लगा था। पहला दरबार जो है कब लगा था तो 1877 में, दूसरा दरबार 1903 में, तीसरा दरबार 1911 में। अब इन तीनों के बारे में जो है हमें अच्छे से जानना है कि जब पहला दरबार लगा था तो उसमें महारानी विक्टोरिया ने जो है क्या क्या काम किया था वहाँ पे, जो महत्वपूर्ण है हमारे पेपर के लिए, जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, UGC नेट के पेपर में, ठीक है। जो दूसरा लगा था उसमें जो है क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तीसरा लगा था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, इन सभी बातों को हम जानते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बताती हूँ, आप लोगों को जानते रहिएगा। दिल्ली दरबार भारत के वायसराय द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह होता है, ठीक है, जिसमें जो है राजा या महाराजा या महारानी के राज्याभिषेक के अवसर पर ये मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसे राज्याभिषेक दरबार भी कह सकते हैं। दरबार एक फारसी शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दरबार एक फारसी शब्द है, मैंने पहले बताया आपको, जिसे अंग्रेज़ों ने मुग़लों के माध्यम से अपनाया था, ठीक है। दरबार एक फारसी शब्द है, इसको जो है अंग्रेज़ों ने मुग़लों के माध्यम से अपनाया था, जिसका निहित अभिप्राय यह होता है कि भारत के लोगों के समक्ष मुग़लों के उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई देना, ठीक है। दिल्ली दरबार 1877 में जब लगा था उस समय जो है सन 77 से पहले सन 1876 में महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन एवं आयरलैंड की रानी के अतिरिक्त, उस समय जो है महारानी जो विक्टोरिया थी वो ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी थी, उसके अतिरिक्त जो है भारत की महारानी की पदवी ग्रहण करने जा रही थी, उनकी ओर से वायसराय लॉर्ड लिटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय जो है भारत का वायसराय कौन थे तो लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन को संपूर्ण भारत में यह घोषणा करने के लिए कह दिया, मतलब जो महारानी की पदवी धारण करने जा रही थी तो उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो उनको जो है उन्होंने जो है ये घोषणा करने के लिए उनको कहा था। इस प्रयोजन से उन्होंने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक शाही सभा का आयोजन करने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक सभा में सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल, शासन के प्रमुख, सत्तारूढ़, सामंत, राजा, जो बहुत उस समय रईस थे, उन सभी को जो है आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में भव्यता का पता इस बात से चलता है कि इनमें वायसराय ने जितने लोगों को उपस्थित होने का अनुमान लगाया था कि मतलब इतने लोग जो है उसके से आ सकते हैं, उसका जो है उसका 3 गुना या 4 गुना कह लीजिए, बहुत लोग उसमें आए थे उस समारोह में, ठीक है। इस सभा का आयोजन खुले मैदान, खुले मंडप में किया गया था। मंडप में आगमन पर जो है वायसराय का शाही सलाम से साथ जो है स्वागत हुआ, जो वायसराय था उनका जो है शाही सलाम के साथ स्वागत हुआ था।
बीच में जो है स्थित वायसराय सिंहासन पर बैठ गए थे। राज्यपाल, शासन प्रमुख सब लोग बैठे थे, एक जो है गोलाकार आकार में जो है वहाँ पे बैठ गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बताया कि आपको पता चल पाए कि हाँ दिल्ली दरबार जो है क्यों लगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने निबंध की तरफ, पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। दिल्ली दरबार दिल्ली भारत की राजसी दरबार होता है। यह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य चरम काल में सन 1877 के सन 1920 के बीच 3 दरबार लगे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सन 1911 का दरबार एकमात्र ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। तो ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जॉर्ज पंचम जो है कब आए थे? तो सन 1911 में जो दरबार लगा था, ठीक है, उसमें आए थे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 बार जो है दिल्ली दरबार लगे थे। पहला 1877 में, दूसरा 1903 में, तीसरा 1911 में। ठीक है, अब हम पढ़ना जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसा निबंध है कि यहाँ से पूछा ही जाता है, और अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो ठीक है, तो डिटेल में तो पढ़ना है ही, लेकिन डिटेल में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है, वो पढ़ना है। ठीक है, नहीं कि आप एक ही टॉपिक लेके बैठ जाएंगे, निबंध या उपन्यास कुछ भी हो, आप लेके बैठ जाओ, उसको पढ़ते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो उसी स्मार्ट तरीके से जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, तो इसको हम बहुत जल्दी पढ़ लेंगे और समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, देखेंगे। सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हैं। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा, सोने का तमगा मिला। झंडे अत्यंत सुंदर थे। अब आपको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है दिल्ली दरबार दर्पण में जो है किसमें जो है सब राजाओं को रेशमी झंडा मिला था, सोने का तागदा मिला था, या अन्य झंडे मिले थे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, निबंध को आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो आप सभी जो है पहला जब पेज पढ़ते हैं, पहला दूसरा पेज, 3 पेज को आप ध्यान से पढ़ा करिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो है प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद देखेंगे, पीपल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था। क्योंकि वो जो दिल्ली दरबार जब लगा था ना, तो वहाँ पे जो राजा महाराजा आए थे, तो उनको जब महारानी विक्टोरिया ने जो इनाम दिया था, तो उस पर कुछ सिक्के दिए थे, तो उस पर जो है उसका निशान बना हुआ था। ठीक है, राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। ठीक है ना, जो झंडा जो पाया था उसका नाम लिखा था, और फरहरे पर जो झंडे से लटकता था, स्पष्ट रीति पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। ठीक है, इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, सब पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा लिखा है। तगमा देने के समय श्रीयुत वायसराय ने हर एक राजा से एक वाक्य कहे। अब क्या कहा है? हर एक वाक्य, ये ध्यान रखिएगा। वायसराय ने हर एक वाक्य जो है हर एक राजा से कहा था। क्या कहा था? अब यहाँ पे हम देखेंगे। मैं श्रीमती महारानी एक तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। ठीक है, जब वो झंडा देता है उनको, वायसराय जो होता है लॉर्ड लिटन, तो वो जो है प्रत्येक राजा से क्या कहता है? मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी ग्रहण करने या लेने का यादगार रहेगा, यानी आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे जो है श्रीमती को भरोसा है कि जब भी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आप खैर राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी याद रहेगा कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रादवी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे, अब यहाँ से देखिएगा, ईश्वर करे कि आप
इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल बहुत दिन तक उस शुभ दिन को याद करें। ठीक है, ये जो है कहते हैं। आगे देखेंगे, शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने चांदी के केवल तगमे ही मिले। जो शेष राजाएं थे उनकी जो है उनके पद के अनुसार जो है उनको सोने या चांदी के जो है तगमे मिले थे। किलात खां, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किलात खां को भी झंडा नहीं मिला। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार दर्पण में किसको जो है झंडा नहीं मिला था। तो किसको नहीं मिला था? किलात खां को। ठीक है, किलात खां को जो है झंडा नहीं मिला, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौंदा था। किलात खां को जो है झंडा नहीं मिला था, उनको जो है एक हाथी मिला था जिस पे 4000 की लागत का हौंदा था। अब इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जड़ाऊ गहने, घड़ी, 4 कारचोबी कपड़े, 4 जोड़ी कपड़े होगा ना, कारचोबी कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर जो है 25,000 की चीज़ें तोहफे में मिली थी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है किलात खां के बारे में दिया गया है कि किलात खां को जो है क्या क्या मिला था। ठीक है ना, तो उन्हें जो है हाथी मिला था जिस पे 4000 की लागत का हौंदा रखा हुआ था, और जड़ाऊ गहने भी मिले थे, घड़ी और 4 जो कपड़े मिले थे इनको। ये सब मिलाकर जो है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इनको 25,000 की चीज़ें जो है तोहफे में मिली थी। दूसरी बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई थी। उनके साथ जो और लोग आए थे उनको 10,000 रुपये दिए गए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रायः लोगों को इस बात को जानने की उत्साह होगा कि खां को जो किरात खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था, तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण किलात खां साहब का चेहरा जो है बड़ा भयानक था। इन्हें झंडे न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें न आने जाने का समय श्रीयुत वायसराय जो है गलीचे के किनारे तक पहुंच गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं, खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। जो किरात खां था उसके बारे में दिया गया है, उनके मिजाज में रूखापन बहुत था। अब यहाँ से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात करने के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू साहब ने कहा। ठीक है, यहाँ से पूछा क्यों आए हो, तब बाबू साहब ने कहा आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और हम आपको अब जाइए। ठीक है, कहते हैं कि हम आपको देख चुके हैं और आपने हमको अब जाइए। ठीक है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब यहाँ देखते हैं, कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद नहीं बोल सके, और कोई बेचारे इनमें से 2 ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल न्यौछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धिमान हमें यह महात्मा देख पड़े जिससे जो है वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है। ठीक है, एक जो है महात्मा दिखाई पड़े जिससे जो है वायसराय ने कहा कि आपका नगर जो है तीर्थ में गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वह बेधड़क बोल उठे कि यह जगह
बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। आगे देखेंगे। उसके बाद जो है नवाब लुहार की भी अंग्रेज़ी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहिब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पाँव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके जो है कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते थे, पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि वो अपने मुंह से केवल अपनी ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बनाए रखे थे। ठीक है ना। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किसने जो है इतनी भाषाओं का ज्ञान रखा था और अपने बच्चों को भी वो देता था। तो ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेज़ों के समान आप चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया हूँ। ठीक है, अरबी और फारसी का पद्य ग्रंथ कौन बनाया था? ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा, कौन बनाया था? नवाब साहिब। ठीक है, नवाब साहिब ने। ठीक है, अरबी और फारसी का एक ऐसा पद्य बनाया है जिसे मैं चाहती हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपस में एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश के समय निकालूंगा। आगे देखेंगे। आगे है 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से जो है मुलाकात को आई। कितने तारीख को आई? तो ध्यान रखिएगा, 29 तारीख को सत्र के अंत में। ठीक है, महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात करने को आई। तंजौर, ठीक है, तंजौर से। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इनके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजों से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ मैं उनके पति राजा सखाराम साहिब को और दो लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? महारानी अपनी भाषा में बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मनभावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी ने मुंह से यस निकाला। महारानी ने क्या बोला? यस निकल गया, जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया और महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मैम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती हैं। आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे कि इन वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों को इतनी मनोहर रीति की बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सब बढ़ चढ़कर आदर सत्कार किया है। ऐसे भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई और तगमा पहनाने के समय बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। ठीक है, अब देखेंगे जनवरी को दोबारा महोत्सव जो हुआ, ये दूसरी बार है। ठीक है, दूसरा जब महोत्सव हुआ, दूसरा कब हुआ था? तो 1903 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यह दरबार जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। यह ऐसा दरबार है जो दूसरी बार जो लगा था वो हिंदुस्तान में जो है सदा प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि
एक बड़े भारी मैदान में नगर में 5 मील पर हुआ था। यह जो है एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील की दूरी पर हुआ था यह समारोह। ठीक है। बीच में श्रीयुत वायसराय एक षटकोप चबूतरा था जिसकी जो है गुंबद नुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपहला और शीशे का काम का बना था। कंगूरे के ऊपर कलसे की जगह श्रीयुत राजेश्वरी का सुनहला मुकुट लगा हुआ था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन में सुशोभित हुए थे। उनके बंगले में एक कुर्सी पर लेडी साहिब बैठी थी और पीछे ख्वाब लोग हाथों में चंवर लिए जो है श्रीयुत के ऊपर कारचोबी छत्र लगाए खड़े थे। जैसे वो छाता छतरी की तरह नहीं लगा के खड़े रहते हैं महाराजा के पीछे, है ना, वही बता रहा है। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ जो पेज यानी दामन दरबार जो पेज जिनमें जो है एक श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार था और दूसरे कर्नल बर्न का पुत्र था, खड़े थे। वो दोनों जो है खड़े थे। ठीक है। इन दोनों का नाम रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। दोनों खड़े थे और उनके दाहिने बाएं पीछे सुबाही के सेक्रेटरी लोग अपने स्थानों पर खड़े थे। वायसराय के चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूर पर जो है नीचा अर्ध चंद्राकार चबूतरा था जिस पर शासनाधिकारी राजा के लोग, उनके मुसाहिब मद्रास और बम्बई के गवर्नर, पंजाब बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत जो है सुशोभित थे यानी बैठे थे। इस चबूतरे की छत सुंदर रंग नीले के साटन की थी। ठीक है ना। वो जो चबूतरा बना था, पूछ सकता है कि कौन से रंग की थी, तो सुंदर नीले रंग की थी। ठीक है ना, जो साटन था। अब इतना डीप आप पढ़े रहेंगे तो ही बता पाएंगे ना, अगर पूछ दिया तो। ठीक है, आप पूछ भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है एनटीए का। ठीक है। उसके बाद जो है जिनके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने हुए थे। रजाओं की कुर्सियों भी नीली साटन की थी और हर एक के समान सामने वे झंडे गड़े थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे। ठीक है। और पीछे जो है अधिकारियों की कुर्सियां लगी थी जिन पर भी नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक भारी पॉलिटिकल ऑफिसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारियों भी यहाँ पे बैठे थे। ठीक है, आगे देखेंगे। महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, ये सब नाम दिए गए हैं जो उस दरबार में जहाँ पे लोग आए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राशि चबूतरे की अपेक्षा उनसे अधिक पास धनुषखंड के आकार में श्रेणियाँ चबूतरों पर बनी थी जो 10 भागों में बांट दी गई थी। इन पर आगे तरफ थोड़ी सी कुर्सियाँ और पीछे सीढ़ी नुमा बेंचें लगी थी जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ के राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं है और दूसरे सरदारों, रईसों या समाचार पत्रों के संपादकों और यूरोपियन और हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के न्योते में आए थे या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे, बैठने की जगह दी गई। एक मिनट ये जो है बैठने की जगह दी गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 3000 के अनुमान होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जो है 3000 के अनुमान होंगे। किला के खां, गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजपूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज और अन्य देश के संबंध काउंसिल लोग की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों पे लगी थी। दरबार की जगह दक्षिण की तरफ 15,000 से भी ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजीली पलटने वाली भात जो है वर्दी पहने खड़ी थी। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा यहाँ से। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से महारानी विक्टोरिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इम्पोर्टेंट है।
ऐसी स्थिति में महारानी विक्टोरिया ऐसी स्थिति में कि हाल में पार्लियामेंट में जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ था। ठीक है, हाल ही में जो पार्लियामेंट में जो सभा हुई थी उसमें एक एक्ट पास हुआ था, जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज्य संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती को कुछ चाहे बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन था कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने, यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार यह भी अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे होगी कि जो श्रीमती ऐसे राजापत्र के द्वारा प्रकाश करेंगी। ठीक है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। करेंगी जिस पर राजा की मुहर छपी रहे। और इस एक्ट में यह भी वर्णन था कि ऊपर लिखे हुए नियम और उनके राजापत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801 को राजसी मुहर होने के पीछे प्रकाश किया गया हमने यह पदवी ली। विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड से संयुक्त राज्य की महारानी सर्वधर्म रक्षिणी। और इस एक्ट में भी यह वर्णन है, इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के एक राजा का अधिकार जो उस समय हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुदृढ़ था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया था और हमारे नाम से उनका शासन होगा। ठीक है, ये सारे एक्ट के बारे में जो है लिखा हुआ है यहाँ पे। इस नए अधिकार की हम कोई विशेष पदवी लें और इन सब वर्णनों के अनंतर इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बात के स्मरण निमित्त की हम अपने किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथों में लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उनके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों के प्रशस्त में जो कुछ उचित समझे बढ़ा लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सन 1858 ईस्वी में 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ। ठीक है, सन 1858 ईस्वी में जो है 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से जो है एक इश्तिहार जारी हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक के लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वे प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ऐसी थी कि जो वो बात कहती थी वो करती थी। ठीक है, तो वही लिखा गया है, जिन्होंने अपनी बात को अभी तक नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय कराना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज के रईस और प्रजा को अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्देवान भोगते रहें, जिनकी अपने उचित लाभों की उन्नति जो है सदा रक्षा होती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखते हैं, श्रीमती महारानी इस राज को अपने जिसे उन पुरुषों ने प्राप्त किया था, वह श्रीमती ने दृढ़ किया कि यह बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ना योग्य है। ठीक है, ये लाइन दे सकता है, तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने पूरे निबंध को लिया है, क्योंकि मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगी तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं।
यह बात प्रायः कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द से जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार और नौकरी के कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा के तन मन को अर्पण कर देना, यह दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा बढ़ाकर समझी जाएगी। ठीक है, ये जो है लाइन आप लोग याद रखिएगा। कुछ कथन भी हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से देखेंगे निबल। ठीक है, निबल लोग बली लोगों के शिकार थे। निबल लोग बली लोगों के शिकार थे और बलवान अपने मद के। इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत में मिट्टी में मिल गया। ठीक है, इस बात की जिक्र जो है किस दिल्ली दरबार में किया गया है, मतलब चौथे में, या पूछ सकता है ना, पहले में, दूसरे में या तीसरे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक एक लाइन में पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, नीचे का जो मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे ये वाला जो लाइन है, इस एड्रेस से समाप्त होते ही नेशनल एंथेम्स का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार जो हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने परम उत्साह में खड़े होकर शब्द और हथेलियों के आनंद ध्वनि जो है ऊपर प्रकट किया। ठीक है, तो आप जो थोड़ा सा है ऊपर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, तो अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, है ना। बाकी जो क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाऊंगी ना मैं, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं तक समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोग ने ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, मेरे कहने से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोगों के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।